कैसे आप लोग स्टार्ट करें क्लास प्रीपोजिशन का। कुछ क्वेश्चन करते हैं क्योंकि कुछ प्रीपोजिशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कुछ कर ही लें। और फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रीपोजिशन के। सब ठीक ठाक चल रहा है? फर्स्ट, we saw sand sculptures on the beach. It was into 2006 that we first flew flew to the United States. A B C, तो कोई गलती नहीं, तो वगैरह। थर्ड, the period between 1980 to 99 was significant in my life. क्या बन गया होगा? मुझे तो लगता है कि आपको सारी गलती अभी तक मिल चुकी होगी, क्योंकि जो हमने पढ़ा है या जैसा आता है वैसा ही हम लोग पढ़े। सिंपल ऐसा ऐसा कहना ठीक नहीं है कि जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन आया। बात यह कि जो जैसा एग्जाम में आता है वैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। एट का, इन का, ऑन का, जैसा यूज एग्जाम में आता है वैसा पढ़ रहे हैं। इसलिए पहले हमने यूज पढ़ा, फिर एग्जाम का क्वेश्चन देखा, तो वैसा ही है, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं। तो वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स। स्कल्पचर का मतलब क्या होगा? मूर्तियां हो गया। तो सैंड की मूर्तियां, रेत की मूर्तियां इन द बीच। तो बीच के अंदर होगा क्या? चारों तरफ से बीच होगा, बीच के अंदर में होगा क्या? बीच के अंदर होगा तो बीच के ऊपर होगा, तट के ऊपर होगा। इसलिए इनके जगह क्या होना चाहिए था? ऑन होना चाहिए। इट वॉज इन टू 2006 कि 2006 में ऐसा पहली बार हुआ था जब लोग फ्लाई करके गए, उड़ के गए कहाँ पे?
यूएस उड़ के गए 2006 में। ऐसा पहली बार जब ईयर की बात करते हैं हम लोग इंटू तो नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इंटू की जगह इन होना चाहिए। इट वाज 2006, ईयर बताने के लिए, डिकेड बताने के लिए, मंथ बताने के लिए इनका इस्तेमाल था। द पीरियड, ये तो कई बार पूछेगा, मैंने वैसे बताया कि ये कई बार पूछेगा। बिटवीन के साथ पीरियड पेयर में क्या है, एंड, इसने क्या लिख रखा है, टू लिख रखा है। तो ये तो कहानी खत्म, ये तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो क्या लिखना पड़ेगा, एंड। कि द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990, 1980 मतलब समय का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, पीरियड का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं और बिटवीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिटवीन के साथ एंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिटवीन के साथ क्या करना पड़ेगा, एंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थे क्वेश्चंस। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं, बात आगे चलाते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा प्रीपोजिशंस, उसमें अक्रॉस तक पढ़ा है, इन पढ़ा, एट पढ़ा। एक बार देख लेते हैं, एट, इन, इनटू, विद इन, यही पढ़ा। ऑन, और कोई पढ़ा क्या, हाँ और पढ़ा। अक्रॉस पढ़ा, बिसाइड पढ़ा, बिसाइड्स पढ़ा, बिटवीन पढ़ा, एमंग पढ़ा, एमंगस्ट पढ़ा। अच्छा खासा प्रीपोजिशन पढ़ लिया फिर तो कितने हो गए, एट, इन, इनटू, विद इन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 10-11 प्रीपोजिशन में पढ़ लिया, मतलब अच्छा खासा प्रीपोजिशन पढ़ लिया है सेपरेटली। तो थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिखिएगा, एट चूंकि पहले मैंने एट पहले ही लिख रखा है, तो ये इसका एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि पढ़ने लिखने में जो अच्छा होता है, पढ़ने लिखने में जो अच्छा है, उसके साथ हम एट ही का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कहा वो पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो ही इज गुड इन स्टडीज, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते। ऐसा क्या लिखते हैं, ही इज गुड एट स्टडीज। हमने कहा मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छा है, तो लिख दिया आपने, तुम तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, आपने लिख दिया यू आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो ऐसा नहीं होता है मैथमेटिक्स, यू आर गुड इन मैथमेटिक्स। अगर हम लिखा यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो ये गलत है। यू आर गुड इन, तुम मैथमेटिक्स में तुम अच्छे हो या तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो इन नहीं लिखते, क्या लिखते, एट लिखते, यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, यू आर गुड एट मैथमेटिक्स। तो पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े, और कोई एक आध छूट गया हो जो हमने पढ़ लिया, छूट गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग इतने ही हम लोग ने पढ़ा है, और आगे और पढ़ना है। तो अक्रॉस, पिछली क्लास में अक्रॉस था लास्ट, तो अक्रॉस में हमने ये पढ़ा कि अक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, आर पार, उस पार, चप्पे चप्पे में, हर जगह, ये सब मीनिंग होता है। या टू डायमेंशनल मूवमेंट होते हैं, दो, कोई ऐसी जगह जिसके दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ सिर्फ है, तो वहां अगर मूवमेंट होता है तो वहां पर अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा किया था। अब आते हैं इससे आगे, अब आते हैं हम थ्रू में। तो थ्रू का सबसे पहला मीनिंग, अगर हम, चूंकि लास्ट हमने किया था टू डायमेंशनल से, तो अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि थ्री डायमेंशनल अगर होगा तो क्या होगा। सबसे पहला लोग के दिमाग में ख्याल ये जाएगा, अच्छा टू डायमेंशनल में तो क्या आ गया, टू डायमेंशनल में आ गया अक्रॉस। तो थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, अगर हम शहर से गुजर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम जंगल से गुजर रहे हैं तो क्या होगा, हम अगर किसी सुरंग से गुजर रहे हैं तो क्या होगा, किसी टनल से गुजर रहे हैं तो क्या होगा। तो अगर थ्री डायमेंशनल है, अगर थ्री डायमेंशनल मूवमेंट है, थ्री डायमेंशनल मूवमेंट, थ्री डायमेंशनल मूवमेंट। तो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट अगर है, थ्री डायमेंशनल मूवमेंट अगर है, तो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट में हम लोग थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें जंगल से गुजरना है, जंगल से गुजरना है, तो क्या लिखेंगे, वी आर पासिंग
थ्रू अ फॉरेस्ट, कि मान लीजिए आप किसी जंगल से गुजर रहे हो और आपको उस जंगल का नाम पता नहीं है, तो आप जानते नहीं कि कौन से जंगल से गुजर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आई एम पासिंग थ्रू या वी आर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। अक्रॉस अ फॉरेस्ट नहीं लिख सकते, एग्जाम में यही करेगा, अक्रॉस लिख देगा, वी आर पासिंग अक्रॉस, अक्रॉस फॉरेस्ट नहीं, वी आर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। अगर 3 डायमेंशनल है जिसमें 3 डायमेंशन, लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है, तो उसके साथ आपको थ्रू का इस्तेमाल करना है। यह हमने लिखा, हमने कहना चाहा आई एम पासिंग थ्रू अ टाउन, कि हम लोग किसी टाउन से गुजर रहे हैं, किसी शहर से गुजर रहे हैं, तो ये नहीं लिख सकते वी आर पासिंग अक्रॉस अ टाउन, वी आर पासिंग अक्रॉस अ टाउन, वी आर पासिंग या वॉकिंग थ्रू अ टाउन, किसी टाउन से गुजर रहे हैं, किसी शहर से गुजर रहे हैं, तो वी आर पासिंग या वॉकिंग अक्रॉस या थ्रू अ टाउन, थ्रू अ टाउन, ठीक, थ्रू अ टाउन। तो 3 डायमेंशनल मूवमेंट है, उसमें थ्रू का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा थ्रू का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, किसी चीज के शुरुआत से लेकर खत्म तक, जहां से शुरू हुआ वहां से लेकर खत्म तक, शुरुआत से लेकर खत्म तक, तो किसी चीज के शुरुआत से लेकर खत्म तक की अगर हम बात करते हैं, कहां से शुरू हुआ और कहां से जब तक खत्म हुआ तब तक की बात करेंगे, तो फिर थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा आई कैन सिट थ्रू द प्रोग्राम, तो मान लीजिए प्रोग्राम 2 घंटे का है कि 3 घंटे का है, 4 घंटे का है, तो आप कहते हैं मैं तो पूरा प्रोग्राम देख सकता हूँ, मैं शुरू से अंत तक प्रोग्राम में बैठ सकता हूँ, या मैं शुरू से अंत तक क्लास में बैठ सकता हूँ। आई कैन सिट थ्रू द क्लास, आई कैन सिट थ्रू द प्रोग्राम, तो आई कैन सिट थ्रू द प्रोग्राम करें, सिट थ्रू क्लास करें, इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि पूरे शुरू से लेकर आखिर तक। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा दे टॉक्ड थ्रू द नाइट। अब यहां ध्यान देना, दे टॉक्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, पति पत्नी की बात कर सकते हैं। दे टॉक्ड एट नाइट, दे टॉक्ड एट नाइट का मतलब है कि रात में बात करते थे, आधे घंटे 1 घंटे, जब भी बात किया तो रात में बात किया, ध्यान देना। दे टॉक्ड एट नाइट, एट नाइट कहने का मतलब हुआ कि हर रात में बात करते थे, रात में जब भी समय मिलता था तो रात में बात करते थे, तो ये तो एट नाइट का मतलब ये नहीं हुआ कि सारी रात बात करते थे, एट नाइट का मतलब है सिर्फ कि रात में बात करते थे, चाहे आधे घंटे बात करते थे, चाहे 10 मिनट बात करें, चाहे 2 घंटे बात करें, जब भी बात करते तो रात में बात करते थे, एट नाइट अगर लिखा तो। और अगर हमने लिखा कि दे टॉक थ्रू द नाइट, अब नाइट के पहले द भी लगा दिया, तो इसका मतलब कि पूरी किसी एक रात उसने बात किया, या थ्रू द नाइट, थ्रू नाइट्स, तो रात रात भर बात क्या करते थे, हर रात, तो फिर नाइट में नाइट्स लगा दिया, तो दे टॉक थ्रू द नाइट कर दिया, इसका मतलब कि किसी पर्टिकुलर रात की बात कर रहे हैं और उस पूरी रात उसने बात की, या दे टॉक थ्रू नाइट्स, इसका मतलब क्या है कि रात रात भर बात क्या करते थे, रात रात भर बात क्या करते थे, नहीं हर दिन जब भी बात करते पूरी रात पूरी रात पूरी रात, तो थ्रू द नाइट कह रहे हैं, इसका मतलब पूरी पूरी रात, सुबह मतलब जब शाम से लेकर सुबह तक अपना बात कर रहे हैं, पूरी रात है, तो थ्रू लगा दिया, इसका मतलब शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, किसी चीज का शुरुआत से लेकर अंत तक थ्रू, ठीक है। और एक थ्रू का क्या होगा, 3 डायमेंशनल मूवमेंट में जब बात करते हैं, तो 3 डायमेंशनल मूवमेंट में इस्तेमाल किया तो भी थ्रू का इस्तेमाल होगा। जैसे आई एम पासिंग थ्रू, इसमें कुछ भी लिख देगा, टाउन लिख देगा, टनल लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, जो भी 3 डायमेंशनल होता है, टनल सुरंग, TUNNEL, टनल सुरंग, जो भी 3 डायमेंशनल होता है उसमें थ्रू का इस्तेमाल करना, चाहे वो आपको जंगल हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो टनल हो, तो जनरली यही 3 पूछता है एग्जाम। और क्या बात होगी कि पूरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड की बात करनी है तो भी थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी थ्रू का इस्तेमाल जो होता है, थर्ड इस्तेमाल होता है, वो होता है माध्यम के तौर पे, जरिया। जैसे हम कहते हैं कि वह सफलता के जरिए, सफलता के माध्यम सफल, सबसे कड़ी मेहनत के जरिए, कड़ी मत के बल पर, दम पर, कड़ी मेहनत के दम पे, बल पे वो सफल हो गया, तो हमने कहा ही सक्सीडेड थ्रू थ्रू
हार्ड वर्क, ही सक्सेडेड थ्रू हार्ड वर्क, कि कड़ी मेहनत करके, पूरी दम लगा के मेहनत करके सफल हो गया, कड़ी मेहनत करके सफल हो गया, हार्ड वर्क करके सफल हो गया, कड़ी मेहनत किया और सफल हो गया, ही सक्सेडेड थ्रू हार्ड वर्क। क्लियर? ही सक्सेडेड थ्रू हार्ड वर्क। ये आपने ये कहा, he got the job, he got the job through his father। अब आप कहना ये चाहते हैं कि बाप के दम पर उसे नौकरी मिली, या बाप के भरोसे उसे नौकरी मिल गई, या बाप था तो उसको नौकरी मिल गई। he got the job through his father, कि बाप के भरोसे नौकरी मिल गई, बाप था तो नौकरी ले लिया, बाप के कारण नौकरी ले लिया, बाप था तो नौकरी मिल गई। बाप के भरोसे, बाप के दम पर, बाप के माध्यम से, बाप के जरिए, जैसे बोले कि बाप के जरिए से, बाप के माध्यम से, बाप के भरोसे, जैसे था यार, बाप था तो उसको नौकरी मिल गई। तो थ्रू के इस तीन चीज पर ध्यान रखना कि थ्रू का एक तो मतलब हो गया किसी चीज के माध्यम से, किसी चीज के जरिए से, दूसरा हो जाएगा फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, और तीसरा हो जाएगा थ्री डायमेंशनल मूवमेंट है तो अक्रॉस, और टू डायमेंशनल मूवमेंट है तो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट है थ्रू, और टू डायमेंशनल मूवमेंट है तो अक्रॉस। बार बार ये पूछेगा, इसलिए इस पर ध्यान रखना है सारे। अभी जो हम लोग जितने भी पढ़ते जा रहे हैं सबसे क्वेश्चन बनने ही बनने। अब सबसे क्वेश्चन मतलब एक ही एग्जाम में सारे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, मतलब अलग अलग पेपर में अलग क्वेश्चन आएंगे थ्रू। इसके बाद बात करते हैं राउंड अराउंड की। राउंड अराउंड जो है एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करता है, और पहले तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज करता था, पहले मतलब आज से 30-40 साल 50 साल पहले। अब ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता उसे समझिए। पहले क्या था कि राउंड प्योर रूप से, प्योर राउंड को ब्रिटिश इंग्लिश माना जाता है, और अभी भी है। और अराउंड जो है ये अमेरिकन इंग्लिश। मीनिंग दोनों का एक ही है। जो राउंड का मीनिंग है ब्रिटिश इंग्लिश में, वही अराउंड का मतलब है। जैसे जो हिंदी में पानी का मीनिंग है, वही इंग्लिश में वाटर का मीनिंग है। तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अराउंड वर्ड जो है वो सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में है ही नहीं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, या इससे समस्या क्या होती है कि इसे नेट पर आप तलाशेंगे तो नेट पर चूंकि अमेरिकन इंग्लिश चलता है तो आपको राउंड मिलेगा ही नहीं। आपको हर सेंटेंस में जनरली क्या मिलेगा, अराउंड मिलेगा। नेट पर, फेसबुक पर तलाशेंगे या आप गूगल करेंगे तो गूगल पे जहां मिलना वहां अराउंड ही मिलना है, क्योंकि गूगल अराउंड जो है अमेरिकन वर्ड है। तो जनरली राउंड आपको कम मिलेगा। ये चीज देखकर क्या लगता है कि लोगों को लगता है कि अरे राउंड वर्ड ही नहीं है, जो वर्ड है वो सब क्या है, अराउंड ही है। क्योंकि अधिकांश बच्चे तो आजकल गूगल पे ही सर्च करने लगते हैं, तो गूगल पे ग्रामर सर्च नहीं कर सकते। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि गूगल पढ़कर ग्रामर कभी ठीक नहीं हो सकता है, या गूगल पे ग्रामर करके सेंटेंस बना के, ट्रांसलेशन बना के आप सोचेंगे कि आप इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो कभी नहीं होगा और बर्बाद हो जाएगा। तो बात क्या हुई कि अराउंड अमेरिकन इंग्लिश है और राउंड जो है ब्रिटिश इंग्लिश है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिकन लोग सिर्फ अराउंड का इस्तेमाल करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश राउंड का इस्तेमाल करते हैं। अब पहले मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या है कि राउंड अराउंड दोनों का मीनिंग तो एक ही जैसा हो गया। तो मीनिंग हो गया इसके किसी चीज के चारों तरफ। क्या हो गया, किसी चीज के चारों तरफ, या हर और, किसी चीज के चारों तरफ या हर और। जैसे कोई चीज है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो इसका सबसे आसान एग्जाम्पल आप क्या देखते हैं, द अर्थ goes around the sun, the earth goes around the sun, the earth goes around the sun। तो पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। चारों तरफ का मतलब तो चारों तरफ, मतलब किसी चीज के चारों तरफ फिर। अब यही ब्रिटिश इंग्लिश में तो ये है, यही अमेरिकन इंग्लिश वाला क्या करेगा, यहीं पे अमेरिकन इंग्लिश क्या लिखेगा, अराउंड भी लिख देगा। सेम सेंटेंस में अमेरिकन इंग्लिश अराउंड लिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से चले तो राउंड ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। राउंड ठीक है, और राउंड किसी के चारों तरफ लिख रहे हैं तो राउंड ठीक है, राउंड को गलत करने की जरूरत नहीं है।
और राउंड ब्रिटिश इंग्लिश में राउंड ही चलता है। अब क्या है कि अगर अराउंड भी लिख दिया तो चूंकि अराउंड इंग्लिश, अब ये देखना है कि अराउंड को ब्रिटिश इंग्लिश क्या कहते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश ने क्या किया कि अराउंड को फॉर्मल कह के एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो कुछ ज्यादा ही फॉर्मल है, ज्यादा लिटरल है, ये कह दिया ब्रिटिश इंग्लिश ने। किसको कह दिया? अराउंड को। समझ में आई बात? क्या कि ब्रिटिश इंग्लिश ने कह दिया कि अराउंड वर्ड भी सही है, यानी ब्रिटिश के हिसाब से राउंड अराउंड दोनों सही है। और ब्रिटिश ने यह कह दिया कि आम चाल की बोलचाल की भाषा में तो राउंड ही ठीक है, और ज्यादा लिटरल आप होना चाहते हैं, यानी ज्यादा पढ़े लिखे लोग की तरह बात करना चाहते हैं, बहुत फॉर्मल बात करना चाहते हैं, तो अराउंड भी ठीक है, अराउंड अच्छा है। यानी अराउंड को ज्यादा फॉर्मल कह के उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब राउंड लिखे चाहे अराउंड लिखे, दोनों सही है। अब समझने की बात यह है कि जब अराउंड को भी अंग्रेजों ने सही कह दिया, तो आप अराउंड को जब छेड़खानी करके ना आए तो ज्यादा अच्छा। अराउंड है तो रहने दीजिए। अब बिल्कुल ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलेगा यार, ये हुआ कि राउंड को आपको प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश में वर्ड क्या था? राउंड था। हमें ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से चलना था, तो चलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राउंड अराउंड में से अगर एक को हमको प्रीफर करना है तो राउंड को प्रीफर करना चाहिए ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि हमें फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश ही करना है। फॉलो हमें ब्रिटिश इंग्लिश ही करना है, तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना है, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे। और ब्रिटिश इंग्लिश में राउंड ही था, अराउंड था ही नहीं। ब्रिटिश इंग्लिश में राउंड ही था, अराउंड था नहीं। तो बाद में अमेरिका से क्या क्या इंपोर्ट कर लिया, इसलिए राउंड ज्यादा फॉर्मल है। फिर से मैं कह रहा हूँ, राउंड ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ज्यादा फॉर्मल है। वैसे सही दोनों है, क्योंकि अराउंड को ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके अलावा क्या हो सकता है? किसी चीज के चारों तरफ, जैसे मान लें आप एक शॉल को अपने शरीर में लपेट लें, एक शॉल को तो हम क्या लिखेंगे? मफलर कर लिया। देयर इज अ मफलर राउंड माय नेक। कि मफलर लगा दिया, राउंड चारों तरफ लगा दिया, कुछ भी। तो मफलर क्या, चारों का मतलब क्या? लपेट लेना। चारों किसी चीज का लपेट। याद है हम लोग, देयर इज टर्बन राउंड हिज हेड, देयर इज अ टर्बन राउंड हिज हेड, कि उसके माथे पर, सिर पर क्या है? पगड़ी बंधा हुआ, पगड़ी। तो चारों तरफ यार किसी चीज से, किसी चीज को अगर आपने लपेट दिया, चारों तरफ से कवर कर दिया, तो आप आराम से क्या लिखिए? राउंड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से राउंड लिख सकते किसी चीज के चारों तरफ, किसी चीज के चारों तरफ। जैसे हमने कहा ये वॉच है, क्या देयर इज अ वॉच राउंड माय रिस्ट, अंगूठी कर दिया, देयर इज अ रिंग राउंड माय रिंग फिंगर, कुछ भी कर लिया। देयर इज अ गार्लैंड राउंड माय नेक, ए गार्लैंड ऑफ हेड्स राउंड माय नेक। काली मैया की बात कर लिया कि काली मैया के गले में क्या है? मुंडमाल है, तो लिख दिया देयर इज ए garland of heads round the neck of mother Kali, a goddess Kali. There is a garland of heads round the neck of the goddess Kali, a goddess Kali. ठीक है, गा की भगवती काली के सिर में मुंड माल है, या मस्तकों का माला है। तो राउंड का मतलब है किसी चीज का, ठीक। देयर इज धोती राउंड माय वेस्ट, देयर इज अ साड़ी राउंड हर बॉडी, कहीं भी। तो राउंड का मतलब है किसी चीज के चारों तरफ, ठीक है। ये हमने लिखा द मदर पुट her arms round her baby। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि माँ ने बच्चों को अपने आगोश में ले लिया, बाहों के दायरे में ले लिया, बाहों में समेट लिया, ठीक है, बाहों में लपेट लिया, जैसे कहना चाहते हैं। तो राउंड मतलब क्या? किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, ठीक। समझ में आ गई बात? राउंड 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 अराउंड, क्लियर हो गया? राउंड अराउंड। तो समझना ये था कि राउंड अराउंड में राउंड ज्यादा ब्रिटिश है, यानी ज्यादा ब्रिटिश के अराउंड ब्रिटिश है, अराउंड जो है अमेरिकन इंग्लिश है। सही गल होने की ज्यादा बात नहीं। और अराउंड को भी क्या किया? ब्रिटिश लोगों ने भी अराउंड को एक्सेप्ट कर लिया, ब्रिटिश लोगों ने भी अराउंड को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ज्यादा समस्या की अब तो बात भी है ही नहीं, ठीक है। ये कहानी राउंड अराउंड की हो गई। आगे चलते हैं। बाय।
बाय भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाय। और बहुत आसान है, बहुत छोटा है, ज्यादा यूज नहीं है बाय के, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। तो बाय का इस्तेमाल सबसे पहले जो नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग, एजेंट, पैसिव वॉइस में आपने देखा होगा, एजेंट या डूअर, कर्ता, जिसने काम किया है, जिसने काम किया या जिसने काम कर रखा है, उसके लिए हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बाय का। डूअर, एजेंट, कर्ता, काम किसने किया है। डूअर कौन है? जैसे हम कहते हैं द कैट वॉज किल्ड बाय अ रैट। द कैट वॉज किल्ड बाय अ रैट, कि बिल्ली को एक, उल्टा हो गया क्या, उल्टा हो गया, द रैट वॉज किल्ड बाय अ कैट, कि आपके घर में किसी चूहे को आपने रखा होगा, उसको किसी किसी बिल्ली ने, पता नहीं कौन सी बिल्ली काटी, इसलिए ए रैट लिखा। द रैट का हो सकता है कि आपके घर का चूहा हो, आपने घर में पाल रखा हो, उसको कोई रात में कहीं से बिल्ली आई, और अगर पता होता बिल्ली भी कौन सी है तो फिर द कैट भी लिख देते। तो द रैट वॉज किल्ड बाय अ कैट, कि किसी बिल्ली ने चूहे को मार दिया। तो ये डूअर हो गया, ये बाय का इस्तेमाल किया डूअर, एजेंट, कर्ता के लिए, उसने काम किसने किया। ये हमने लिखा रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो यहाँ राम क्या हुआ, डूअर हो गया, एजेंट हो गया, काम करने वाला हो गया। तो काम किसने किया, तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं काम किसने किया ये दिखाने के लिए। काम किसने किया ये दिखाने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। डूअर कौन है, एजेंट कौन है, कर्ता कौन है। फर्स्ट ये हुआ, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि बाय का इस्तेमाल हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं। यातायात का जो साधन है नॉर्मली, तो उसके पहले भी आपने ये आर्टिकल चैप्टर में ये पढ़ा होगा। जैसे हमने कहा वी ट्रेवल बाय एयर। तो वी ट्रेवल बाय एयर कहने का मतलब है कि हम प्लेन से या वायुयान से सफर करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं। हिंदी में लोग ये भी कह सकते हैं हम लोग हवाई यात्रा करते हैं। ये आपने लिखा पुअर पीपल ट्रेवल बाय बस, कि जो गरीब लोग होते हैं वो बाय बस या बाय ट्रेन लिख दिया, बाय बस लिख दिया। तो पैदल लोग जो है वो बस से चलते हैं, ठीक है, या ट्रेन से चलते हैं। तो नॉर्मली जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है उसके साथ हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ जगह डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे स्पेशल मीन्स की बात करते हैं, स्पेशल करना होता है तो हम लोग इन लगाते हैं, इसे कहते हैं ही कम्स इन अ रेड कार। स्पेशल या पर्सनल किसी का हो जाता है तो ऐसे। अगर हम कहते हैं ही कम्स बाय रेड कार, तो ही कम्स बाय रेड कार कहने का मतलब कि जब नॉर्मल रेड कार से ही आ रहा है, जा रहा है, और नॉर्मल वो ऑटो टैक्सी वाला होगा। या कहते हैं कम्स इन अ रेड कार, इसका मतलब जब आता तो रेड कार से आता, रेड कार के अलावा किसी दूसरे कार से आता ही नहीं, तो पर्टिकुलर होगी ही कम्स इन अ रेड कार। और वो रेड कार जो होगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, जनरल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा उसका, वो पर्सनल होगा। तो किसी का पर्सनल ट्रांसपोर्ट अगर है या स्पेशल ट्रांसपोर्ट का अगर साधन है, तो फिर हम प्रीपोजिशन बदल लेते हैं, इन भी हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली अगर बाय का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है जनरल, आम आदमी के लिए, कि आम आदमी जिस चीज का यूज करता है कि वी ट्रेवल बाय ऑटो। तो वी ट्रेवल बाय ऑटो कह रहे हैं, इसका मतलब कि ऑटो आम सादी, वी ट्रेवल बाय टैक्सी, तो ये आम जनरल आदमी की बात कर रहे हैं। तो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का अगर जनरली यूज हुआ है, सामान्य सेंस में इस्तेमाल हुआ, तो बाय का इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल करने का सेंस है कि आप किसी पर्टिकुलर या पर्सनल का सेंस का इस्तेमाल कर, फिर उसमें आर्टिकल भी आ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल चैप्टर में ये बता रखा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अगर हम लोग नॉर्मल सेंस में करते हैं, उसमें कोई आर्टिकल भी नहीं आता, तो उसमें तो हम लोग आर्टिकल के हिसाब से देख रहे थे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अगर जनरल सेंस में कर रखा तो कोई आर्टिकल नहीं आता। बाय की तो बात, प्रीपोजिशन की बात हम लोग नहीं कर रहे थे उसमें। अभी हम लोग बात करें प्रीपोजिशन कि नॉर्मल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करते तो बाय का इस्तेमाल करते, पर्टिकुलर स्पेशल है तो इन आ सकता है। लेकिन पैदल के लिए, तो पैदल के लिए तो ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहा
ही वॉक्स बाय फुट, कि वह पैदल चलता है, ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो बाय फुट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑन फुट। ही वॉक्स ऑन फुट। तो पैदल चलना का इंग्लिश क्या हो गया? ऑन फुट। पैदल चलने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑन फुट। बाय फुट नहीं कहेंगे फिर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पैदल के लिए तो खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ड्राइव वगैरह है तो ऑन, से बाइक वाइक है तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन द बाइक, ठीक है, ऑन द हॉर्स बैक। तो जहाँ पर ऊपर बैठ के चल रहे हैं तो ऑन द राइड या ऑन द हॉर्स बैक तो लिखना पड़ेगा, ऑन द एलिफेंट। वहाँ इन द एलिफेंट नहीं लिखेंगे। कार में इन लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में इन लिख लेते हैं, कभी ट्रेन के अंदर होता है तो इन लिख लेते हैं। वैसे ट्रेवल में तो बाई होता है, लेकिन अगर अंदर दिखाना तो हम इन भी लिख सकते हैं। तो जहाँ बाहर का सेंस है वहाँ ऑन भी आ जाएगा। तो ऑन फुट, पैदल चलने का इंग्लिश ऑन फुट होता है, इस बात ध्यान रखना है। और पैदल चलने का इंग्लिश ऑन फुट। बाय का और क्या मतलब होता है? तो बाय का मतलब नियर, नजदीक भी हो सकता है, करीब, नजदीक या करीब भी हो सकता है बाय का इस्तेमाल। जैसे कहते हैं देयर इज अ रिवर बाय माई विलेज। देयर इज अ रिवर बाय माई विलेज। तो देयर इज अ रिवर बाय माई विलेज कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे गांव के आसपास, मेरे गांव के नजदीक, मेरे गांव के करीब एक रिवर है, एक नदी है। या ऐसे भी कैसे कहने वाले तो ऐसे भी कहते हैं गांव के पास नदी है, नदी के पास गांव है, जो भी कह रहे हैं। तो अब अगर कहना चाहते हैं कि मेरे गांव के बगल में एक नदी है, खूब कहते हैं मेरे गांव के बगल में एक नदी है, मेरे गांव में एक तालाब है, तो यहाँ बगल में कहने का मतलब करीब, मेरे गांव के नजदीक एक तालाब है, नजदीक एक नदी है, कुछ भी है, समंदर है, जो भी है, बिल्डिंग है। तो किसी के नजदीक के लिए भी बाय का इस्तेमाल होता है, करीब के लिए। यह हमने कहा देयर इज अ टेम्पल बाय माई हाउस। देयर इज टेम्पल बाय माई हाउस। तो देयर इज टेम्पल बाय माई हाउस कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे घर के आसपास नजदीक करीब में क्या है? टेम्पल है। मेरे घर के आसपास नजदीक करीब में क्या है? टेम्पल है, मंदिर है, ठीक है। बाय का और एक इस्तेमाल हो सकता है, जैसे अभी इसी सेंटेंस में करीब में देखते हैं कि देयर इज नो वन बाय मी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है। देयर इज नो वन बाय मी, कि मेरे कई कई सेंस में इसका इस्तेमाल किया। मेरे साथ कोई नहीं है यानी साथ देने वाला, कोई पास का मतलब साथ देने का। देयर इज नो वन बाय मी, कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे नजदीक कोई नहीं है। देयर इज नो वन बाय मी, मेरे आसपास, मेरे नजदीक कोई नहीं। जैसे कोई पूछे कोई नजदीक में है क्या, कोई आसपास में, ये बताओ, तो बात करें फिर पर्सनल, तो आप कहते हो देयर इज नो वन बाय मी, देयर इज समवन बाय मी। देयर इज समवन बाय मी कहने इसका मतलब कि मेरे अगल बगल में कोई है, मेरे आसपास में कोई है। तो बाय का मतलब इर्द गिर्द या आसपास। देयर इज नो वन बाय मी, देयर इज समवन बाय मी, देयर इज नो वन बाय मी, देयर इज समवन बाय मी। नो वन बाय मी कहने इसका मतलब आसपास इर्द गिर्द कोई नहीं है, और समवन बाय मी कहने इसका कोई ना कोई है। या डूअर के सेंस में भी कहा आपने, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। तो यहाँ डूअर की तरह बात करके, मैं खुद कर रहा हूँ डूअर, मैं खुद कर लूंगा इसे, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं आप पे कर दूंगा, मैं आप पे कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, या मुझे इस काम में किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं आप पे कर लूंगा, मैं आप पे खुद ब खुद कर लूंगा। तो आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप या खुद कर लूंगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? बाय का हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं? तो बाय का मतलब कभी कोई टाइम दिखाने के लिए हम तक का भी इस्तेमाल करते हैं, तक, टिल, जैसे कहते हैं आई विल डू इट बाय द इवनिंग, कि मैं शाम तक कर लूंगा। आई विल डू इट बाय टुमारो, मैं कल तक इसे कर लूंगा। वी शैल डू इट बाय मंडे, हम लोग मंडे तक इसे कर लेंगे, ठीक है, मंडे तक इसे कर लेंगे। तो आप कह रहे हैं
बाय टुमारो, बाय मंडे, बाय द इवनिंग, बाय 8 o'clock। तो इसका मतलब क्या है? तक, कि शाम तक, 8 बजे तक, कल तक, परसों तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, बुधवार तक। तो आप बाय का इस्तेमाल तक के सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं बाय पोस्ट, बाय हैंड, तो वो भी सब क्या है? माध्यम है, मीन्स वाला है। जैसे कहते हैं बाय ट्रेन, जैसे कहते हैं बाय पोस्ट, बाय हैंड, किसके लिए? वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए आता है। कभी कभी कंफ्यूज होता है कि बाय हैंड का तो एग्जाम्पल दिया ही नहीं। तो बाय का क्लियर हो गया इस्तेमाल, कि बाय का इस्तेमाल कब कब करते हैं। ये सब छोटे छोटे सारे एक एक प्रीपोजिशन के अगर 2-4 यूज होते हैं, 2 भी या 4, तो अगर 20 प्रीपोजिशन पढ़ा तो 80 यूज हो गई। ये समझ में आ रही है बात ना? और 2 से तो ज्यादा ही सबके है ही। तो 4-5-3-4 यूज सबके हो जा रहे हैं। तो 20 ही प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो यूज के हिसाब से देखो तो 60+ यूज हो रहा है, कि अलग 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 सेंस में यूज हो रहा है सब, है ना? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं, बाय के बाद। टू टू जो हमेशा क्या करता है? डेस्टिनेशन दिखाता है। डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन भी दिखा सकता है, डायरेक्शन भी दिखा सकता है। डेस्टिनेशन और क्या क्या दिखा सकता है? डायरेक्शन। डेस्टिनेशन भी हो सकता है और डायरेक्शन भी हो सकता है, दोनों बातें कर सकता है, डेस्टिनेशन भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, डेस्टिनेशन भी, डायरेक्शन भी। जैसे जैसे कहते हैं ही गोज टू द बैंक, कि वह बैंक जाता है। तो गो मतलब क्या हुआ? जाना। अब जाना कहाँ जाता था? बैंक। तो ये टू क्या बता रहा है? कि बैंक की तरफ गया, बैंक को जाना, उसका डायरेक्शन हुआ कि कहाँ गया? तो बैंक गया। तो उसका डेस्टिनेशन कहाँ था? बैंक की तरफ। उसका डायरेक्शन कहाँ था? मतलब जहाँ आप जा रहे हैं, आप जिस तरफ आप जा रहे हैं वहाँ आपको क्या लगाना चाहिए? टू। जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका लक्ष्य है, जहाँ आपको पहुँचना है, वहाँ तक के लिए टू। जैसे कहते हैं मैं मुखर्जी नगर जा रहा हूँ, मैं मुखर्जी नगर जा रहा हूँ, तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू मुखर्जी मुखर्जी नगर। ठीक है, अब याद ये नहीं लिखना आई एम गोइंग इनटू मुखर्जी नगर। आई एम गोइंग इनटू मुखर्जी नगर नहीं, कि मैं मुखर्जी नगर जा रहा हूँ तो लिख दिया इनटू। क्या चल रहे हैं तो चलो इनटू लिख दिया। ऐसे भी लोगों के दिमाग में आता है, कैसे चल रहे हैं ना, तो चल रहे हैं तो चलकर ही तो मुखर्जी नगर में जाएंगे, तो मोशन हो गया। तो ऐसा नहीं, आपका डेस्टिनेशन है आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू द स्टेशन, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द सिनेमा हॉल। तो जहाँ जो डेस्टिनेशन है, जो आपका जिस तरफ आप जा रहे हैं, बताना कि कहाँ जा रहे हैं, मुखर्जी नगर तरफ जा रहे हैं या मुखर्जी नगर की तरफ और जा रहे हैं। तो डेस्टिनेशन या डायरेक्शन बताने के लिए हम टू का इस्तेमाल। जैसे हमने कहा ही केम टू मी, ही केम टू मी, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास आया, मेरे नजदीक आया। ही केम टू मी मतलब मेरे पास आया, मेरे नजदीक आया। तो जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य है आपका, जिस तरफ आप जा रहे हैं, वहां के लिए हमें हमेशा क्या इस्तेमाल करना चाहिए? टू। ठीक है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जो रिसीवर है, जो किसने किसने किसी रिसीव किया है, जो रिसीवर है, जिसको कुछ झेलना पड़ा है, जिसको प्राप्त हुआ है कुछ, वो भी क्या इस्तेमाल करता है? टू। तो लिखा आई गेव अ बुक टू हिम। आई गेव अ बुक टू हिम, कि मैंने उसे एक किताब दिया। आई गेव अ बुक टू हिम, कि मैंने उसे एक किताब दिया। आई गेव अ बुक टू हिम। क्लियर है? आई गेव अ बुक टू हिम, मैंने उसे एक किताब दिया। तो जो रिसीवर होगा, जो रिसीव करेगा, उसके साथ में क्या होगा? टू का इस्तेमाल करेंगे। जो किसी को फल भोगने वाला, परिणाम हो गया, किसी को रिसीव करने वाला, तो जो रिसीवर है उसके साथ भी टू लगाना है। जो डायरेक्शन है, जो डेस्टिनेशन है, उसके साथ भी टू लगाना है, कि जहां आप जा रहे हैं, जिस और जा रहे हैं, तो वहां भी आप टू लगा सकते हैं। अब कभी कभी इसमें लोग सवाल क्या पूछते हैं कि फिर टू और टुवर्ड्स में क्या फर्क है? ये सवाल भी लोग पूछ देते हैं कि टू क्या, टुवर्ड्स भी क्या है? प्रीपोजिशन है। तो टू और टुवर्ड्स में क्या फर्क है? टुवर्ड्स के थोड़ा सा ज्यादा मीनिंग होता है, या डिफरेंट मीनिंग होता है, ये भी कह सकते हैं। टुवर्ड्स का मतलब इसमें डायरेक्शन पे ज्यादा फोर्स होता है। डायरेक्शन कहने का मतलब डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता है, कि वो वही जो आप कह रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। वो जैसे हम कहते हैं टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो डायरेक्शन क्या होगा? भारत की
नॉर्थ की तरफ पर्टिकुलर हो गया कि नॉर्थ मतलब नॉर्थ ही, या टू मुखरी नगर कह रहे हैं, इसका मतलब मुखरी नगर मतलब मुखरी नगर। लेकिन अगर कहते हैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स मुखर्जी नगर, या आई सॉ हिम गोइंग टूवर्ड्स मुखर्जी नगर, तो टुवर्ड्स मुखर्जी नगर जाते थे, जैसे कोई जा रहा था मुखर्जी की तरफ या कहीं भी रोहता की तरफ जा रहा था, हिसार की तरफ जा रहा था, तो की तरफ हम कह रहे हैं, इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि उधर ही जा रहा था, तो हम कहते हैं अगर ही इज गोइंग टू हिसार, तो इसका मतलब है कि हिसार ही जा रहा था। और हम कहते हैं ही इज गोइंग टुवर्ड्स हिसार, इसका मतलब कि हिसार की तरफ जा रहा था, उसका डेस्टिनेशन क्या था हमें नहीं पता। हम कहते हैं आई एम गोइंग टुवर्ड्स मुखर्जी नगर, तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स मुखर्जी नगर, इसका मतलब हम किसी को ये नहीं बताना चाह रहे हम जा किधर रहे हैं, हम मुखर्जी नगर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा जाना किधर है वो क्लियर नहीं है। आई एम गोइंग टू मुखर्जी नगर, इसका मतलब हमारा डेस्टिनेशन ही मुखर्जी नगर है। आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब क्या कि हम मार्केट ही जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन मार्केट ही है। क्यों कहते हैं आई एम गोइंग टुवर्ड्स मार्केट, तो इसका मतलब मार्केट की तरफ जा रहे हैं, मार्केट हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन मार्केट हमारा डेस्टिनेशन नहीं है कि हम मार्केट ही पहुंचेंगे, ऐसा हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं, ऐसा कोई हमने तय नहीं कर रखा कि हमें मार्केट ही पहुंचना है, हम मार्केट ही पहुंचेंगे। टू टुवर्ड्स में फर्क हो गया, टू एकदम डेस्टिनेशन, टू मुंबई, तो इसका मतलब मुंबई ही, टुवर्ड्स मुंबई मतलब मुंबई की तरफ, जरूर नहीं कि वो मुंबई ही जाएगा, मुंबई की तरफ हो सकता है और कहीं आगे चला जाए और किधर भी चला जाए। एक तो ये बात हुई। दूसरा क्या है कि टुवर्ड्स का मतलब के प्रति भी होता है, किसी के तरफ किसी के प्रति, जैसे कहते हैं he forgot his duties towards his parents, कुछ भी लिख दिया और भी लिख दिया आफ्टर हिज मैरिज, कि अपने शादी के बाद वो अपने माँ बाप के प्रति के कर्तव्य को भूल गया, कि शादी के बाद वो अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य को भूल गया। ही फॉरगॉट हिज कंट्री ड्यूटीज टुवर्ड्स कंट्रीज, कि वो अपने देश के प्रति कर्तव्य को भूल गया। क्या वी शुड नॉट फॉरगेट अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर कंट्रीज, कि हमें अपने अपने देशों के प्रति कि जो कर्तव्य है उसे नहीं भूलना चाहिए। आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई ड्यूटी टुवर्ड्स यू, मेरे तुम्हारे प्रति जो काम है या ड्यूटी है उसको मैं नहीं भूला हूँ। तो टुवर्ड्स का मतलब के प्रति भी हो सकता है, टुवर्ड्स का मतलब के प्रति भी हो सकता है। तो आराम से अभी देखना है, आराम से देखते जाना है प्रीपोजिशंस को। प्रीपोजिशन थोड़ा सा एक दो क्लास अभी लेगा, क्योंकि कम से कम 25 प्रीपोजिशन भी अगर ठीक से नहीं पढ़ लें तो बात बनेगी नहीं, और एक प्रीपोजिशन को ठीक से एग्जांपल्स देख के पढ़ने में कम से कम 2 4 5 मिनट लग जाता है ना ठीक समझने में। तो कम से कम 20-25 प्रीपोजिशन तो होना ही चाहिए। आज हमने कितना पढ़ा, 4 5 प्रीपोजिशन तो आज भी पढ़ लिया, 11 पहले से पढ़ रखा था, तो मतलब अब धीरे धीरे जो है हम लोग 25 प्रीपोजिशंस के आसपास जा रहे हैं। 2 4 प्रीपोजिशन पढ़ने से बात नहीं बनती है, सारे प्रीपोजिशन को ठीक ढंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, जितने प्रीपोजिशन को डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं उसको तो हमें ठीक से देखना ही पड़ेगा।